ब्रिटिश शासन काल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रिंग ने भारत में रहते समय कुछ संस्करण प्रकाशित किए। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने ना चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास नहीं किया। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी ने बंगला छोड़ देने के बाद यह बंगला एक दूसरे मुस्लिम अधिकारी को अलॉट किया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक रात्रि के समय एक सफ़ेद पोशाक महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रही थीं। मुस्लिम अधिकारी उस समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उक्त आश्चर्यचकित घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद पोशाक महिला ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाईं, किंतु उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मार के हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवा उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेत आत्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम में कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा ने कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे से गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोशाक महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हो? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वायदा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी परी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वेश्या का काम करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी
मिस्टर आयरिक मेरी ओर आकर्षित होने लगे। आयरिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आयरिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आयरिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आयरिक का ही था तथा दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प ले लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने बताया, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आयरिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उनकी नज़र में पैसे का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आयरिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आयरिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उनके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। मैंने प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेले रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आयरिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे 100 के अवशिष्ट भाग अब भी वहीं मिल जाएंगे। आयरिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आयरिक पर मुकदमा चलाया जाए, उसे प्राण दंड दिया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथन को नोट कर लिया था तथा अपने उच्च अधिकारियों को इसकी घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के 100 के साथ साथ रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आयरिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में आयरिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किया है आवेरी के हैं तो इसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रखें तो मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रखकर देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो इंस्पेक्टर के समक्ष किए हैं वे मेरे ही हैं। तो बयानों में मेरी ही हस्ताक्षर हैं। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गए तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आयरिक के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहाँ बंगले में रखा गया है यह भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया आयरिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आयरिक ने मुझसे पिंड छुटाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आयरिक के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आयरिक ने ना तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ है। अतः आयरिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा
तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे ना मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों से पुरस्कार स्वरूप पूरी संपत्ति उन्हें ही दे दी।